हेलो एवरीवन। मेरा नाम तुफ़ैल हसन है और मैं करंटली कोरिया यूनिवर्सिटी और कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रहा हूँ। आज जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। और जो मेन पर्पस है वो ये है कि स्पेशली ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बैचलर टारगेट जो है वो बैचलर स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर मास्टर स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो हायर स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या जिन लोगों को बिल्कुल भी इस ऑप्शन का या अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता, तो वो लोग मेरे टारगेट हैं। और पर्पस क्या है कि आप लोगों को आज कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए जो आप लोग के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इन टर्म ऑफ नॉलेज, इन टर्म ऑफ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। और डेफिनेटली ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं आउटलाइंस पे। अ, तो जैसे मैंने टॉपिक का बताया कि जो हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं, तो क्यों एक स्टूडेंट्स को हायर स्टडी की तरफ क्यों जाना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ जो हाईली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं और जिन जिन कंट्रीज में हैं, और अप्रोक्सीमेट कितने पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ स्टाइपेंड वो देते हैं, वो थोड़े से बताए हुए हैं, जस्ट नेम एंड स्टाइपेंड। फिर वो फैक्टर्स हैं डिस्कस करेंगे हम कि जो स्कॉलरशिप्स में सिलेक्शन में आप इफेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ फेसबुक ग्रुप्स रिकमेंडेड हैं जिससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद कोई आइल्स प्रिपरेशन की रिकमेंडेशंस हैं, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की साइट्स हैं, और कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन के बेस पे एक सक्सेस फार्मूला है। डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है। जिस तरह की चीज़ें मैंने आउटलाइंस दी हुई हैं, इस सब पे बहुत ज़्यादा कोई मतलब लंबे लंबे लेक्चर दिए जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी बिल्कुल इनिशियली हम शॉर्ट टाइम में इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जस्ट एक इंट्रोडक्शन लोगों के माइंड में, किसी के माइंड में ये चीज़ ना हो हायर स्टडी की, तो उनकी माइंड तक ये चीज़ पहुंचानी है। सबसे पहले हायर स्टडी की तरफ क्यों जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं पाकिस्तान में कि एक ग्रेजुएट्स बहुत सारे, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो है ना वो जॉबलेस बैठे हुए हैं, या अगर जॉब्स हैं भी तो वो सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं कर रहे हैं इन टर्म ऑफ फाइनेंस। क्योंकि डेफिनेटली जैसे ही यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो है ना पास आउट हो जाते हैं, तो उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ शुरू हो जाती है। डेफिनेटली आगे शादी भी होती है। तो तब क्या होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां ऊपर आ जाती हैं, और जो है ना उनको आगे एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश होती है, तो वो मिलना कुछ पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है इस सिचुएशन में। तो इसलिए ये एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है। जिससे आपको एक तो ये होगा कि आपको, अगर आप बैचलर करते हैं, आगे आपको मास्टर या पीएचडी की डिग्री मिलेगी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ-साथ अगर आपको कोई अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक 20 ग्रेड या 21 ग्रेड का ऑफिसर भी मेरे ख्याल में नहीं कर सकेगा। आप एक अच्छी स्कॉलरशिप से जो मास्टर और पीएचडी में मंथली आप जितनी अर्निंग कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये ख्वाब होता है, या उनका ये विजन होता है कि वो जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। तो उनके लिए भी ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो आके हायर एजुकेशन को ज्वाइन करें, मास्टर या पीएचडी को, और इधर से इतनी सेविंग वो करे 2 साल या 4 साल में जितना होए, कि वो पाकिस्तान में एक छोटा-सा एक बेहतरीन किस्म का बिज़नेस सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है ना जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएँगे, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अगर आपको, आपके पास बाहर का एक्सपोज़र है, आप पाकिस्तान में वापस जाके या अपनी कंट्री वापस जाके कहीं अप्लाई करते हैं, तो डेफ़िनिटली यू विल बी प्रेफर्ड उनके मुकाबले में जिन लोगों ने उधर अपनी कंट्रीज़ में ही रहे हैं और उधर से ही डिग्रीज़ की हुई है। इसके अलावा ये आपकी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। अ, नेक्स्ट वन कि आपकी स्कोप को ब्रॉडन करते हैं, कि मीन्स पहले अगर आप एक अपने कंट्री पाकिस्तान में हैं और उधर आप जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनली आपके इतने चांसेस हायरिंग के नहीं है। आपके मास्टर या पीएचडी की किसी दूसरी कंट्री से करने के बाद आपके ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, दूसरी कंट्रीज़ में भी अपॉर्च्युनिटी अवेल करने के। आपकी डेफ़िनिटली प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, वो आपकी
बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है बाहर, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल होती है। और स्पेशली जो आप हायर डिग्री में भी कंप्लीटली आपकी चीज़ें प्रोफ़ेशनलिज़्म के थ्रू ही चलती हैं। तो आपकी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट भी होती है और आप डेफ़िनेटली क्वालिटी लाइफ़ भी गुज़ार सकते हैं। क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ जब आप आते हैं, आप डिफरेंट बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, और आप इवन कि अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ सकते हैं, तो एक क्वालिटी लाइफ़ भी आपको जो है ना वो स्पेंड करने की एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। आगे जो हमने कहा था कि कुछ स्कॉलरशिप्स के नाम जो हाईली फंडेड हैं, जस्ट मैंने नाम लिस्ट किए हुए हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इनकी फर्दर डिटेल्स कहाँ से मिल सकती हैं आपको। हांगकांग पीएचडी फेलोशिप है, मेरी क्यूरी है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, डॉट जर्मनी है। इन हाईली फंडेड में है एक सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को मैंने इनलिस्ट की हुई है, लेकिन इधर हाईली फंडेड में नहीं की हुई, तो वो इधर जिक्र करना ज़रूरी है। सिंगापुर का है यूएसटी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आंसू स्कॉलरशिप, और बाकी एनलिस्ट किए हुए हैं ये अप्रोक्सीमेट स्टाइपेंड। अब मैंने आगे लिखी हुई है, दैट्स नॉट जस्ट एग्जैक्ट स्टाइपेंड, इसलिए मैंने एक रेंज लिखी हुई है। आगे ये भी है अप्रोक्सीमेट, इनका मुझे स्टाइपेंड का भी आइडिया नहीं था, तो आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट से, स्कॉलरशिप की वेबसाइट से, या बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उधर से भी आप लोग इनके जो स्टाइपेंड है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी ये हाईली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, इनमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके आगे अ, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। वो सबसे पहले तो आप ये है कि योर कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट, क्योंकि स्टार्ट ही इधर से होता है। अगर आपकी कमिटमेंट ही नहीं है, आप कमिटेड ही नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाए। तो आपकी कमिटमेंट, फिर कमिटमेंट के बाद आप हार्ड वर्क, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में, फिर आपकी डेडिकेशन कितनी है। अगेन इन सारी चीज़ों के बाद ये शॉर्ट टर्म के लिए तो चलनी नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म को इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं हो सकेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं इन सारी चीज़ों के साथ। और फिर सेल्फ मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेशन कितनी है, और एक जो है ना वो तड़प कितनी है किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की। तो ये तो खैर एक बिल्कुल कहने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अलावा तो आगे गुजारा ही नहीं है, ये बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन जो आगे की चीज़ें हैं वो जब आप स्टार्ट करते हैं, ये एक स्टार्टअप पॉइंट था जो मैंने पहले बताया, पहला पॉइंट। उसके बाद स्टार्टअप के बाद आप कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होता है। स्पेशली बैचलर्स के बच्चों को जो कि एक नॉर्मली कहा जाता है कि जीपीए डज़न्ट मैटर, बट स्कॉलरशिप के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी है कि ओनली जीपीए नहीं है, लेकिन इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि जो हाइली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो डेफिनिटली अ, वो आपके पहला जो इम्प्रेशन होता है, वो आपकी प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड को देख के ही जज करते हैं कि इस, और जितनी हाइली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं मोस्टली में एक लिमिट भी लगा होता है, और लिमिट के साथ-साथ एक स्पेसिफिक परसेंटेज दिया जाता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को, तो उधर ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी आप जाते हैं, तो हर जगह मेरिट में कोई बैचलर के 40 टू 50% कंट्रीब्यूशन होता है, तो जीपीए मैटर्स अ लॉट, ठीक है? इसके अलावा आपका प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, या आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो क्या है? क्या जिस फील्ड के लिए जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं उसके साथ अगर अलाइन्ड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। आइल्ट्स स्कोर, जो कि अगर कह लें कि जो अच्छी-अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, 99% अगर कहा जाए तो भी ठीक है कि 99% जगहों पे आपको आइल्ट्स आजकल रिक्वायर्ड है। अगर जहाँ नहीं भी रिक्वायर्ड, तो उधर आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आइल्ट्स का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अच्छी-अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं उनमें तो बाकायदा बैंड्स की लिमिटेशन भी लगी हुई है कि इतने बैंड्स हों आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जीआरई स्कोर जो कि डेफिनिटली यूएसए के लिए तो कंपल्सरी है आगे मास्टर या पीएचडी एडमिशन्स के लिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में ये आपको एक एज, एक जो है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पर ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जितने भी अच्छे-अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं, तो इंटरव्यूज़ होते हैं आपके। आप इंटरव्यूज़ कैसे देते हैं? क्योंकि पिछली चीज़ें तो आप चलो डॉक्यूमेंट फॉर्म में दे देते हैं। ये फर्स्ट इंटरैक्शन होता है कि आप कैसे उनको मनवाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ की सर्टिफ़िकेट्स हैं?
क्योंकि ये शो करते हैं कि आपके अंदर इंटरेस्ट कितना है नॉलेज का और आपके पास कितना कुछ आप कर चुके हैं। इसके अलावा कोई पब्लिश्ड आर्टिकल्स हो, बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। कोई कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस हो, राइटिंग स्किल्स, क्योंकि डेफिनेटली जब आप हायर स्टडी की तरफ आते हैं, आपको बहुत सारे आगे रिसर्च आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, प्रपोजल्स लिखने पड़ते हैं, मोटिवेशन लेटर्स लिखने पड़ते हैं। और जब आप ये चीज़ें प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग स्कॉलरशिप तो नज़र आ ही जाता है कि इसकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, या अगर आपने कोई पेपर्स लिखे हैं, उधर से भी नज़र आ जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे आपको। हायर स्टडी में बहुत आसानी होगी अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, स्पेशली इंग्लिश में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक आपने कितनी यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ होती हैं कि कितनी सोसाइटीज़ में आप कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, किस पोज़ीशन पे कर चुके हैं। आप जो है ना गेम्स में कितना पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ है कितना पार्टिसिपेट कर चुके हैं। डेफ़िनेटली ये आपको शो करती हैं कि आप की जो है ना कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में कितनी हैं, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स कितने हैं, मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं और दूसरी चीज़ ये कि सोसाइटी के लिए आपका विज़न क्या है? क्या आप करना चाहते हैं? कोई सिग्निफिकेंट आप सोसाइटी में करना चाहते हैं? तो ये चीज़ें शो करती हैं। फिर इसके अलावा आपकी सीवी का फॉर्मेट, इवन के एक-एक हेडिंग जो आप रखते हैं, पहले किसको रखना चाहिए, दूसरे किसको रखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वो शो करते हैं कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले रखें, जो कि अगले बंदे की अट्रैक्ट करे वो और पहले उसको नज़र आए। क्योंकि प्रोफ़ेसर्स बहुत बिज़ी होते हैं और इनके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टॉप पे दिखानी होती है। ईमेल का फॉर्मेट भी इसी तरह की अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफ़ाइल है, ईमेल के पहले 2-3 लाइन्स में वो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स नहीं है, तो डेफ़िनिटली मे बी कि वो आपके सीवी ओपन ही ना करे और आपकी ईमेल को जाके स्पैम में डाल दे। फिर मोटिवेशन लेटर और आप जिस स्कॉलरशिप को जॉइन करना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन है आपकी? वो रिसर्च प्रपोज़ल डेफ़िनिटली ये भी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली पीएचडी के लिए तो चाहिए ही चाहिए होता है हर जगह और काफ़ी कुछ जगहों पे मास्टर के लिए भी माँग लेते हैं, लेकिन मास्टर के लिए इतना कॉमन नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना जो क्योंकि हर जगह जब अप्लाई करते हैं आप डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि यहाँ से अटेस्ट होना चाहिए, यहाँ से अटेस्ट होना चाहिए। तो वो चीज़ें अगर आपकी पूरी हैं तो आपको जो है ना आगे वो कंसिडर कर लेते हैं। नहीं तो अगर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो उन छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं वो। आगे जो पहले हम स्कॉलरशिप डिस्कस कर चुके हैं, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? तो ये कुछ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के स्कॉलरशिप्स ग्रुप हैं फेसबुक पे। अ, पहले तो ये है कि अगर आप लोगों ने जॉइन नहीं किए तो ये जॉइन करें। अगर जॉइन किए हुए हैं तो मेरा ये सजेशन है कि फेसबुक पे इनके नोटिफ़िकेशंस ऑन करें, ताकि आपको पता चले कि किस-किस ने पोस्ट किए हुए हैं और कितने पोस्ट्स आए हुए हैं। और इसके अलावा डेली बेसिस पे कोई आधे घंटे से घंटा इन ग्रुप्स को दिया करें स्पेशली। बहुत सारे इसमें एक जितनी भी जो है ना रिसर्चर्स हैं बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी, ये उनका एक नेटवर्क है, एक ग्रुप्स हैं। तो उधर पर्पज़ ही सिर्फ़ यही है कि वॉलंटियरली जो कोई स्कॉलरशिप्स का पता चले वो इधर डाल दें, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं। तो वो आपको मुफ़्त में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आपको कोई इश्यू है तो आप इवन कि वो भी पोस्ट भी करके उधर बहुत सारे लोग आपको गाइड कर लेते हैं, उस स्पेसिफिक फ़ील्ड से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप जॉइन करें और जो है ना डेली बेसिस पे इसके साथ कनेक्ट रहें ताकि जो इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप उनको एक्सप्लोर कर सकें। आगे जो आइल्स की मैंने पहले बात की नॉर्मली होता ये है कि आइल्स की अकेडमीज़ वगैरह बहुत महँगी होती हैं और आइल्स का अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता या वो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज़ हैं। सबसे पहले जो हाइली रिकमेंड करूँगा मैं वो है आइल्स एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन। ईडीएक्स वेबसाइट पे ये कोर्स होता है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया ये पहले जो है ना पहले वाला लेफ्ट बॉटम पे ये है। ईडीएक्स पे जाके लॉगिन करके उधर सर्च के बटन में ये कोर्स सर्च करें तो ये आपको आ जाएगा। आप ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद जब आइल्स की टेस्ट की तैयारी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है।
तो वो बिल्कुल जिस तरह आइल्स टेस्ट होता है उस तरह का एक जनरल टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं आइल्स ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस में। तो उधर आप रीडिंग, राइटिंग, एक स्पीकिंग के लिए मेरे ख्याल में वो कोई पैसे चार्ज करते हैं। बाकी चीज़ आप बाकी टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट और मुफ़्त जो है ना उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये है आइल्स ऑनलाइन टेस्ट का, इधर भी जाके आपको लॉगिन करना होता है और आगे बहुत सारे रियल टेस्ट जो पिछले हुए होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, उस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ मॉक टेस्ट भी होते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्प आउट करते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है। इसके अलावा कुछ आइल्स के बुक्स की भी सीरीज़ भी आई हुई है, बुक्स भी हैं। वो भी जो रिसेंटली जो पिछले जो है ना वो आइल्स के एक्चुअल टेस्ट्स होते हैं, वो उसमें अवेलेबल होते हैं और ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप जो है ना उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है सबसे बड़ा आइल्स का, वो आइल्स टिप्स एंड ट्रिक्स है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं, जो कि आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे लोग जो है ना ऐसे स्पेशली राइटिंग स्किल्स के ऐसे उधर अपलोड करते हैं कि ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन माँगने के लिए कि आप जो है ना ये चेक करें ताकि मेरे स्कोर अप्रॉक्सिमेट कितना है। तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव है कि डेली आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स पे आप वो जो एसेस हैं वो उधर से जो है ना आप कॉपी करें, किसी अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएँ, उधर आप जस्ट उनको रीड करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे नहीं होते, अगर आप कोई 70, 80, 100 तक एसेस आप डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ लेते हैं, तो डेफिनिटली आप आइल्स के लिए जाएँगे उन्हीं से या एग्ज़ैक्टली न 90% चांसेस है कि वही टॉपिक उन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है? या कोई सिमिलर टॉपिक होगा, तो बहुत सारी आसानी होगी आपको और वोकैब्युलरी मिलेगी उधर से आपको। तो ये है कोई आइल्स के हवाले से कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, यू कैन गो फॉर द अकेडमी क्योंकि अकेडमी में आपको एक लाइव अपॉर्च्युनिटी मिलती है और आपको जो है ना वो डायरेक्टली एक फीडबैक मिलता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन भी इधर से एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा सजेशन ये है बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंग्लिश का जो आर्टिकल्स हैं स्पेशली न्यूज़पेपर्स में, डॉन में, वो पढ़ा करें, उधर से आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। या कोई नॉवेल्स वगैरह है वो पढ़ा करें, कोई इंग्लिश मूवी वगैरह 1 आध देखा करें कोई हफ्ते में। ताकि ओवरऑल आपकी जो स्किल्स हैं ये बिल्ड हो क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। ये जो मैं तैयारी का बता रहा हूँ, ये जस्ट आपको फॉर्मेट, टाइम मैनेजमेंट ये चीज़ें सिखाती हैं। इधर आपको जो आपके पास वोकैब्युलरी है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी स्पीकिंग है, ये चीज़ें इतनी इम्प्रूव इधर से कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हम नहीं कह सकते कि आएगी। जस्ट ये आपको वो टेक्टिक्स बताएँगी कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, फॉर्मेट क्या होता है, उसके मुताबिक आप अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। बट डेफ़िनिटली आपको जो इंग्लिश स्किल्स है लाइक आपकी वोकैब्युलरी और आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1-2 दिन या महीने से बड़ी मुश्किल से आती है। लेकिन ये है कि आप एक ज़्यादा अरसे से काम करें इस पे, तो बड़ी ईज़िली आप अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। आगे कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ जो कि आपकी प्रोफ़ाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, स्पेशली कोविड की सिचुएशन में तो बहुत सारे जो ये वेबसाइट्स हैं, इन लोगों ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स ऑफ़र किए हुए थे और साथ सर्टिफ़िकेट भी आपको मिल जाता है। तो यह सबसे पहला जो है वो कोर्स कीरा है जिसमें आप जाके लॉगिन करके इधर कोर्स अपनी मर्ज़ी का जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है, वो सर्च करें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई डिस्काउंट फ्री भी ये सर्टिफ़िकेट दे देते हैं। कोविड की सिचुएशन में तो काफ़ी ये हुआ था। या अक्सर ये होता है कि मोस्टली $50 जो है ना फ़ीस होती है, लेकिन ये है कि आपको कोई बाज़ दफ़ा जो है ना स्कॉलरशिप टाइप या जो है ना फाइनेंशियल ऑफ वाला एक सिचुएशन आ जाता है, तो उधर आप कोई $5 या $10 में भी वो एक सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं कि आप पहले कोर्स करें, सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाता है। एक प्रॉपर इवैल्यूएशन प्रोसेस भी होता है इनका कि वो आपको करना होता है, तब आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। तो बहुत एक बेहतरीन वेबसाइट है, इधर से आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ और टॉप क्लास के प्रोफ़ेसर्स ने ये कोर्सेज़ डिज़ाइन किए होते हैं। तो ये चीज़ें डेफ़िनिटली आपको हेल्प आउट करेंगी। अ, अच्छा इसके अलावा जो है वो एक ईडीएक्स का भी होता है, जिस तरह पहले मैंने आइल्स का आप लोगों को बताया कि ईडीएक्स पे और बहुत सारी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ होते हैं, इधर से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर एमआईटी ओपन कोर्सवेयर, एमआईटी आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया की पहली नंबर पे है यूनिवर्सिटी स्पेशली इंजीनियरिंग में।
तो इधर की ये कोर्सेज़ हैं बहुत बेहतरीन किस्म के, ये इधर से भी आप लोग कोर्सेज़ कर सकते हैं। साथ में एक नेप्टल इंडियन गवर्नमेंट का है, बहुत बेहतरीन बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और बहुत टॉप क्लास प्रोफ़ेसर ने ये कोर्सेज़ जो है ना डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इधर भी आप लोग ये चीज़ें मेबी आपको इधर सर्टिफ़िकेट ना मिले ये इंडियन वेबसाइट से क्योंकि स्पेशली इंडियन के लिए डिज़ाइन्ड है, लेकिन ये है कि नॉलेज आपको बहुत सारा इससे मिलेगा। आपके कोर्स से रिलेटेड और टॉप क्लास प्रोफ़ेसर से। आगे एक सक्सेस फ़ॉर्मूला जो बिल्कुल कंप्लीटली मेरे पर्सनल ओपिनियन के बेस पे है। सबसे पहले चूँकि हमारी बीएस के स्टूडेंट्स का इश्यू ये होता है कि जो पर्सनली भी मैं फेस कर चुका हूँ, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन ना हो, तब तक हमें पता नहीं होता हम जा कहाँ रहे हैं। क्लियर डायरेक्शन का मतलब ये है कि पहले आप ये डिसाइड करें कि आपने आगे फ्यूचर में कौन-सा प्रोफ़ेशन आपने अडॉप्ट करना है। लाइक आपने सीएसएस की तरफ जाना है, आर्मी की तरफ जाना है या जो है ना इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन इधर जो स्पेसिफ़िकली हम स्कॉलरशिप्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा हम अभी स्पेसिफ़िक हो गए हैं। मीन्स आप एक क्लियर डायरेक्शन का सिर्फ़ ये कि आपने आगे हायर स्टडी की तरफ जाना है। तो ये एक क्लियर डायरेक्शन आपका होना चाहिए कि बीएस के बाद मैं हायर स्टडी के लिए जाऊँगा आगे। उसके साथ-साथ आपने इनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। रिक्वायरमेंट जो स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ जो थी फैक्टर्स वही वो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। तो उसमें अपने आप को आपने स्ट्रेंथन करना है। फिर ये करने का आपने सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मैं वीक हूँ। अगर आपकी जीपीए कम है मीन्स आप अभी बैचलर कर चुके हैं, जीपीए कम है, दोबारा तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी फैक्टर्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। तो ये सेल्फ एनालिसिस ओवरऑल करें, आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी हैं, आप जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी अगर एक चीज़ वीक है तो आप दूसरी चीज़ों में अपने आप को स्ट्रेंथन करें। अगर एक चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है तो उस पे पीछे आप नहीं जा सकते तो आप जो चीज़ें अभी आपके हाथ में है उस पे वर्किंग करें। सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये है कि आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं, जो द रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो जो आपकी वीकनेस है उनको किसी और साइड से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी डेली रूटीन को रीस्ट्रक्चर करें। क्योंकि डेली हमारा जो रूटीन होता है, ये हमें डिफाइन कर रहा होता है आगे 5 से 10 साल में हमें डिफाइन कर रहा होता है। तो नॉर्मली होता ये है कि फ़ेसबुक को, व्हाट्सएप को हम डेली 2-3 घंटे जो देते हैं, अगर इसमें हम डेढ़ घंटा कंटिन्यूअसली किसी और चीज़ को दें, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में दें, अपनी जीपीए को इम्प्रूव करने में दें या कोई और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में वो लगाएँ, तो आप यकीन जानें कि आपके पास कोई साल 2 बाद आप हैरान होंगे कि आपके पास कितनी एक्सपर्टीज़ उस एक स्पेसिफिक चीज़ में आई होंगी, जिसके लिए आप वो टाइम दे रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अपनी रूटीन को रिस्ट्रक्चर करें। जो ज़िंदगी के आप फ़ज़ूल टाइम गुज़ार रहे हैं, उसको थोड़ा-सा कम करें और उस ट टाइम को आप सिग्निफिकेंटली जो आपकी लाइफ़ को आगे चेंज कर सकती है उसको जो है ना ज़रा प्रेफ़रेंसेस में लेके आएँ। फिर उसके बाद अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, आप एनालिसिस कर लेते हैं, रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो फिर आपका हार्ड वर्क डेफ़िनिटली मैटर्स अ लॉट। आप कितना डेडिकेटेड हैं, कितने प्रोफ़ेसर्स को ईमेल्स करते हैं, कितने स्कॉलरशिप्स का आपको पता है, जो ग्रुप्स है कितने एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ग्रुप्स में एक सर्च का बटन बना होता है उधर जो फ़ेसबुक ग्रुप मैंने पहले सजेस्ट किए हुए हैं। उधर आप जाके जो स्कॉलरशिप जितने भी मैंने ऊपर बताए हैं ना, आप नाम लिखेंगे तो आपको कई-कई लेक्चर्स घंटों-घंटों के लेक्चर्स मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स स्पेशली उन स्कॉलरशिप्स के एक्सपर्ट्स को दे चुके हैं। तो आपको मुफ़्त में एक चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी कि ये चीज़ जो है ना अप्लाई कैसे करते हैं, कितने पैसे आप बचत कर सकते हैं। बहुत सारे 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन्स एंड आंसर भी डील किए होते हैं। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को जो है ना वो बहुत ये आप हार्ड वर्क बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा हार्ड वर्क के बाद क्योंकि डेफ़िनेटली अगर हफ़्ते के लिए अगर हार्ड वर्क करते हैं तो मेबी आपको कुछ भी ना मिले। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप कितने कंसिस्टेंट रहते हैं हार्ड वर्क अ, में। आगे सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो आप अगर हार्ड वर्क भी करते हैं, कंसिस्टेंसी भी होती है। लेकिन ये होता है कि आपको चूँकि अगर जो है ना बड़े मंज़िल की तरफ जाना हो तो बड़े-बड़े रिजेक्शंस भी मिलेंगी और बहुत सारी भी मिल सकती हैं। और अगर आप रिजेक्शन से आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन ना हो, तो क्या होता है कि डेफ़िनेटली आप जो है ना वो चीज़ें छोड़ जाते हैं।
तो फिर आपको जो पहले हार्ड वर्क किया होता है, जो कंसिस्टेंसी रहती है, वो किसी काम नहीं आती। तो तब सेल्फ मोटिवेशन आपका बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है कि अ, डिस्करेज किया जाता है। एक स्टूडेंट अगर एक बात कहे कि मैंने जाके एमआईटी यूनिवर्सिटी जाना है यूएसए में, तो 99% बल्कि 95% अगर मैं कह लूँ कि राउंड अबाउट जो लोगों का वो यही एक कहने को मिलता है कि अपना मुँह देखो, इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डायरेक्शन पे क्लियर रहें, हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंट रहें और जो है ना जो रिजेक्शंस हैं या सोसाइटी का जो प्रेशर्स होते हैं या कहीं से रिजेक्शन मिलते हैं, उनको आप दिल पे ना लें। और उनसे आप सीख के एक नई स्ट्रेंथ के साथ आप एनालिसिस करें, जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है, आप एनालिसिस करें, कौन-सी चीज़ मेरी वीक थी जिसकी वज़ह से मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ। तो उन चीज़ों पे आप वर्किंग करें। आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सीनियर से चेक करवाएँ, ताकि आपको जो है ना वो फीडबैक दे सकें, उनको आप इम्प्रूव कर सकें। आगे डेफ़िनेटली इन सारी चीज़ों के ऊपर पैशन्स, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम बड़े एक करीब डेस्टिनेशन पे पहुँचे होते हैं, लाइक कोई घंटों का या दिनों का सफ़र रहता है, लेकिन हम जो है ना थोड़े-से थक जाते हैं और वो पैशन्स को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते और जो कम ड्यूरेशन में अचीव होने वाली एक टारगेट है या तो उसको हम जो है ना लूज़ कर जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। और साथ में ऊपर जो एरो में लिखा हुआ है कि कंटीन्यूअस सेल्फ एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों के दौरान आपने कंटीन्यूअस अपने आप को एनालाइज़ करना है, डेली बेसिस पे। आप जो कुछ करते हैं ज़रा शाम को सोते हुए ये कम से कम सोचा करें कि आज मैंने जो जो कुछ किया है, क्या जो मैं डायरेक्शंस है, जिस साइड पे मैं जाना चाह रहा हूँ, क्या कोई अ, एक अगर थोड़ा-सा भी ना आपने कोई 1 घंटा भी उस डायरेक्शन के लिए काम किया हुआ है, तो डेफिनिटली यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। अगर आप एनालिसिस नहीं करते, रैंडमली अपनी रूटीन गुज़ार देते हैं, तो डेफिनिटली ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाएगा। और फिर जब आप कंटिन्यू सेल्फ एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको गैप्स मिलेंगी, आज तो मैंने ये काम नहीं किया जो कि करना चाहिए था। तो फिर उसके इम्प्रूवमेंट का जो गैप होता है ना, वो आपने फिल करना है। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे ना इस रूल के थ्रू, तो डेफ़िनेटली 4 से 5 साल या 1 साल बाद आपको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपने अंदर जो है ना नज़र आ जाएँगी। क्योंकि कायनात का वो एक रूल है कि व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर इज़ लुकिंग फॉर यू टू। तो जितनी शिद्दत से जितनी तड़प आपके अंदर किसी चीज़ के लिए है, तो डेफ़िनेटली उस चीज़ में भी इतनी ही तड़प आपके लिए होती है और जल्दी से जल्दी वो आपको जो है ना मिल जाता है। आगे लास्ट में एक मैसेज कि स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड काइंडनेस एंड स्प्रेड एजीनेस। क्योंकि ये होता है कि जो कुछ आप फैलाते हैं, इट विल डेफ़िनेटली कम बैक टू यू। और बाद थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। आई होप कि ये जो है ना ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और इन फ्यूचर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की कोई चीज़ें हों तो वो डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।